सुप्रभात छात्र मित्रों, आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नवी इकाई लेकर जो 7वीं इकाई है और 12 आर्ट्स के अंदर आती हिंदी की इकाई है और उसका नाम है बादल को घिरते देखा है, जिसके कवि है नागार्जुन, जिनका जन्म सन 1917 ईस्वी सन में हुआ था और निधन सन 1998 इकाई में हुआ था। हिंदी के जन्मवादी नागार्जुन का जन्म ननिहाल शतलखा जिला मधुबनी बिहार में हुआ था। उनका पैतृत्व गांव तरानी दरभंगा और बिहार में पड़ता है। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था और उनकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई थी। नागार्जुन ने हिंदी में रतिनाथ की चाची नई पौध बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे दुखमोचन, कुंभीपाक, हरिक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि उपन्यास लिखे हैं। युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, रत्न गर्भा, ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाया में आदि उनकी कविता संग्रह है। ये सारे कविता संग्रह उनके हैं छात्र मित्रों। इसके अतिरिक्त निबंध, कहानी, स्मरण, संस्मरण और अन्य विधाओं में भी उन्होंने लेखन किया है। नागार्जुन को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं छात्र मित्रों कि इस जो रचना है कि बादल को घिरते देखा है, उसका क्या एक नाम देकर कवि ने अपने आप को एक नए रूप में ढालने का प्रयत्न किया है। नागार्जुन के द्वारा लिखे गए काव्य में हम देखने वाले हैं कि एक तिब्बत यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखने के कवि के मन में सौंदर्य का जो उफान आया, उसे इस कविता में ढाला है। इसमें कहीं मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने के चित्र है, तो कहीं झीलों में हंसों द्वारा कमल नाभ खोजने के दृश्य है। चीर विरह के बाद चकवा चकवी का मिलना और सेवलों की हरी दरी पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखार करता है। छात्र मित्रों, मैं आपको बताता चलूँ कि कवि ने अपने आप के तिब्बत के जो प्रवास यात्रा के दरमियान उन्होंने जो अनुभव किया, उस अनुभव को यहाँ पर रखने की कोशिश की है। आज भी हम देखें तो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, मगर हम प्रकृति को कुछ नहीं दे पाते। उसके बजाय हम ये देखें कि प्रकृति क्या हमें कहती है, उसकी बात यहाँ पर कवि ने अपने आप में बताने का प्रयत्न किया है और हम इसको देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अमल धवल गिरी के शिखरों पर। अमल धवल, निर्मल और उज्जवल। अमल और धवल का अर्थ क्या होता है कि निर्मल और उज्जवल अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। निर्मल और उज्जवल जैसे बादलों को हमने घिरते देखा है, यानी कि जब जो पहाड़ी इलाका होता है, मैं आपको कहूँ कि अगर हम शिमला की अगर बात लेते हैं तो वहाँ पर पूरा पहाड़ी इलाका है। हम कश्मीर की अगर बात लेते हैं तो वहाँ पर पूरा पहाड़ी इलाका है। जहाँ भी पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर जो बादलें हैं वो बादलों को घिरते, यानी कि बादलों के जो पूरी छाँव होती है वो बादलों को हम देख सकते हैं, यानी उनको छू सकते हैं। इतने करीब से बादल हमारे करीब से जाते हैं। तो वही बात को यहाँ पर निरूपण करने का प्रयत्न नागार्जुन ने हमारे सामने किया है कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों को घिरते देखा है। शिखर यानी कि चोटी तक पहुंचते उस बादलों को, भरे हुए बादलों को, जो बादल भरने के बाद उसके अंदर जो बारिशें भरकर जब बादल लाते हैं, उसके बाद पर्वतों पर जो वर्षा होती है, उसके ऊपर यानी कि शिखरों पर, चोटी पर तुहिन यानी कि बर्फ और तुंग यानी कि ऊंचा
ऊंचा जो बर्फ वाले जो पहाड़ है उसके ऊपर जो बादलों को घिरना और बादलों को वहाँ पर आना, ये सारी जो भावनाएं हैं वो भावनाएं प्रकृति का निर्माण करती है हमारे सामने। उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन सवर्ण कमलों को पर गिरते देखा है। और जो बूंदे हैं वो बूंदे जो शीतल जो तुहिन कणों यानी कि बर्फ के जो बूंदे हैं, थोड़ी थोड़ी जो बूंदे हैं, तो वो जो मान सरोवर नाम का जो एक सरोवर है उसके जो कमल है वो कमल को भी स्वर्णिम यानी कि सोने के कहे है। उस सोने के कमल पर ये बर्फ की जो बूंदे है वो बूंदे वहाँ पर हमने गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग यानी के ऊंचा, हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों में से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बसी तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। और क्या है कि प्रकृति की बात है, सारी प्रकृति की बात है। और प्रकृति की बात को अगर हम बात करें तो इस प्रकृति को यहाँ पर निर्माण करने का प्रयत्न सिर्फ और सिर्फ नागार्जुन ने किया है। और कहा है कि जो छोटी बात तुंग हिमालय यानी कि इतना बड़ा ऊंचा हिमालय है, ऊंचाई पर हुआ जो हिमालय है, उस हिमालय के ऊपर कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं और उसे कंधों पर यानी कि यहाँ पर हम देखें अगर गुजराती में कहा जाए तो एक सजीवारोपण हो रहा है। क्या हो रहा है कि सजीवारोपण के किसी चीज के अंदर जान फूकी जा रही हो, ऐसी बात यहाँ पर करने में आ रही है कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में उनके क्या है सलील यानी के पानी, समतल दे यानी क्या है कि समतल देश यानी के मेवानी भाग जो होता है उस पर या आकर पावस की उमस से आकुल यानी पावस की जो आकुल व्याकुल होकर तिक्त मधुर बसी तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। और इसी सरोवरों में हंसों को तीरते यहाँ देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे नागार्जुन वर्णन करते हैं, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। अनिल यानी के पवन जिसे हम कहेंगे ऋतु वसंत, वसंत की ऋतु थी और इसी ऋतु में सुप्रभात यानी कि सवेरे का जो दृश्य है उसमें मंद मंद पवन बह रहा था, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है। यानी कि क्या है कि बालारुण यानी कि बाल सूर्य जो है वो सूर्य जब सुबह में लाल सूर्य होता है, सावर्ण भी यानी कि सोने जैसी चमक वाली जो उसकी जो छाया है, जो सूर्य की छाया है, उसको यहाँ पर दर्शाने का प्रयत्न किया है कि मंद मंद इस ऋतु में, इस ऋतु वसंत का था, सुबह का दृश्य था, मंद मंद यानी पवन बह रहा था, उसी समय एक जाने बालारुण यानी कि सुबह का जो दृश्य है यानी कि बाल सूर्य जो है, सुबह का जो लाल सूर्य है उसकी मृदु किरणें थी, अगल बगल यानी जो सोने जैसी चमक उसकी थी, एक दूसरे से विरहती हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है। और जिसको अलग अलग रहकर विरहित होकर यानी कि बिछड़ना और अलग होना, बिछड़कर दोनों को अलग अलग रहकर अपनी सारी रात बितानी होती है। निशा काल के चिर अभिशापित, और निशा काल यानी कि रात के जो अभिशापित होकर बेबस उन चकवाई को, यानी आपको एक बात बताता चलूं कि चकवा और चकई ये एक पक्षी है जिनको ऐसा अभिशाप मिला हुआ है जो सदा के लिए शापग्रस्त है, और सदा के लिए ऐसे शापग्रस्त है कि उनको सिर्फ रात में वो मिल नहीं सकते, सिर्फ दिन का यानी कि सूर्य के जो किरणें होती है उस किरणों में उनका मिलन होता है, उसके अवेजी में उनको कभी भी वो मिल नहीं सकते। तो रात का जो मंजर था उस मंजर में से जब वो बाहर निकलते हैं तब चकवा चकवी ये बेबस होकर बंद हुआ क्रदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सेवालों की हरी दरी पर, और इसी तरह दरी यानी के बिछोना, बिस्तर, सेवाल यानी के जन्म जिसमें
उत्पन्न होने वाली जो बूंदे हैं, उस बूंदों के कारण ये शैवाल की बूंदों पर बिछाकर बिस्तर ये प्रणह कलह करते हुए व्यक्तित्व दर्शाते हुए यहाँ चकवा चकवी की बात यहाँ पर हमारे सामने निरूपण करने का प्रयत्न यहाँ पर कवि ने किया है। आशा रखते हैं विद्यार्थी मित्रों कि आपको समझाया गया जो काव्य है वो आपको समझ में आया हो। आभार, धन्यवाद।